सारे होते हैं आपके। तो ST1 फॉर्म जो होता है वो एप्लीकेशन के लिए होता है और ST2 में आपको रजिस्टर कर दिया जाता है। आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जो आप अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पर लगा सकते हो। क्लियर है? जो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है उसकी जो टाइम लिमिट है विदिन 30 डे, यानी जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे, टैक्सेबल सर्विसेज का बिजनेस शुरू करोगे या आपकी जो सर्विस है वो टैक्सेबल होगी उसके 30 दिन के अंदर। मैंने पहली बार आज कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है तो ऐसा थोड़ी है कि पहले से कराना है, क्योंकि कहीं कहीं जगह प्रीवियस होती है तो यहाँ प्रीवियस की जरूरत नहीं है। जब आप टैक्सेबल बिजनेस करना शुरू करोगे, टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करोगे उसके 30 डेज के अंदर। दो लैंग्वेज लिखवाऊंगा मैं आपको, का मतलब समझ लीजिए। कमर्शियल कोचिंग एक टैक्सेबल सर्विस है, तो कोई अगर आदमी पढ़ाना शुरू करना चाहता है, पहली बार खोलेगा, तो अपने बिजनेस खोलने के 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अभी पिछले 2 साल पहले तक लीगल कंसल्टेंसी सर्विस जो टैक्सेबल नहीं थी, यानी जो वकीलों की जो सर्विस थी वो टैक्सेबल नहीं थी। किसी ने लीगल कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला तो खोलने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। लेकिन वो 6 जुलाई से 2009 से शायद वो टैक्सेबल होना शुरू हुई थी, तो जब से वो टैक्सेबल होना शुरू होगी उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जो ऑलरेडी टैक्सेबल है तो बिजनेस शुरू होने के 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो टैक्सेबल नहीं है अभी, तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराओगे आप? बिजनेस शुरू होने के 30 दिन के अंदर क्यों कराओगे? तो जब वो चीज टैक्सेबल होगी तो उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर है? ये एक्चुअली पुरानी बुक में था, अब इन्होंने पता नहीं 2 बार से क्यों गायब कर दिया, जबकि आ जाता है पेपर में। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 डेज के ऊपर पूछे गए हैं, मल्टीपल सर्विस के ऊपर पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। पूरा लिखने के लिए तो नहीं आया, लेकिन 1-2 नंबर में जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है ये चीजें पूछी गई, तो मैं लिखा दूंगा आपको। हाँ जी, फाइन वगैरह लगता है वो आगे आएंगे। टाइम पीरियड आपको बताते थे 30 डेज, उसके लिए टाइम लिमिट थोड़ी होती है आपकी। उसके बाद तो फाइन लगने दो, उसके बाद तो डिपार्टमेंट आप एक्शन लेगा आपके ऊपर। अब एक्शन लेने में कितना भी टाइम लग सकता है आपका। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, देखा जाए रिवर्स चार्ज में रिसीवर रजिस्टर कराएगा। गलत में ही पढ़ा है, ये देख लीजिएगा पेज नंबर 19.1, रिवर्स चार्ज देख लीजिएगा। नोटिफाइड सर्विस एंड पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स। नोटिफाइड सर्विस एंड पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स। देखिए दिमाग में रखिएगा, मतलब क्यों इन्होंने ऐसा करा है उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि लीग से हटके रूल कब बनाने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली ये लोग अथॉरिटी उसे टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना, एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है आपको। आज सर्विसेज के दो ही लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइड करने में और रिसीव करने में, या तो सर्विस प्रोवाइडर है या रिसीवर है। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर 2 ही लोग होते हैं। आप खुद बताइए कि गवर्नमेंट के नियम में ज्यादा अच्छा आदमी कौन है, प्रोवाइडर या रिसीवर? ज्यादा बड़ा आदमी, अगर हम एक पर्टिकुलर सर्विस की बात करें तो मेरा प्रोवाइडर ज्यादा बड़ा होगा। अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं तो गवर्नमेंट के पास 2 तरीके थे, या तो रिसीवर से टैक्स लेते, अगर आप 100 लोग हो तो 100 लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता, 100 लोग अलग अलग टैक्स देते। तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता नहीं चुना। कौन सा रास्ता चुन लिया कि प्रोवाइडर क्योंकि ज्यादा बड़ा होता है किसी भी पर्टिकुलर सर्विस में, तो प्रोवाइडर रजिस्टर कराएगा और रिसीवर से कलेक्ट करके वो जमा कराएगा। अब गवर्नमेंट के लिए भी इजी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये लीक से क्यों हटी, क्यों ऐसा करना पड़ा कि प्रोवाइडर की जगह रिसीवर से लेना पड़ा? तो जहां भी दिक्कत आती है कि कई बार प्रोवाइडर बड़ा नहीं होता, रिसीवर ज्यादा बड़ा हो जाता है आपकी, तो वहां उसने उल्टा कर दिया आपका। अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस की अगर हम बात करें, जनरल इंश्योरेंस सर्विस में आप पहले तो बताइए कि प्रोवाइडर एजेंट आपके पास आता है, ठीक है ना।
कि आप अपना LIC करा लीजिए, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए। पहले तो आप ये पहचानिए कि कौन किधर सर्विस दे रहा है। एजेंट सर्विस आपको दे रहा है, आप एजेंट को दे रहे हो, या कंपनी एजेंट को सर्विस दे रही है, एजेंट कंपनी को सर्विस दे रहा है। पहले तो आप ये पहचानने की कोशिश कीजिए एजेंट आपको सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा टेक्निकली, या वो कंपनी को सर्विस दे रहा है टेक्निकली। देखिए एजेंट कंपनी को सर्विस देता है, आपको नहीं देता। पहली बात तो टेक्निकली अगर आपको सर्विस देता तो आप उसके लिए पैसे देते, बल्कि आप तो क्या करते हो उसके कमीशन में से भी चूस लेते हो। 60% छोड़ोगे, 50% छोड़ोगे पहली किस्त पर, ऐसा होता नहीं होता। आपका कमीशन उसे मिलता है कंपनी से, आपको तो बल्कि वो पहली किस्त में वो कमीशन छोड़ के जाता है आपका। तो टेक्निकली सर्विस वो आपको नहीं देता, काम करता है वो कंपनी का। तो सभी प्रोवाइडर कौन हो गया? एजेंट। सभी रिसीवर हो गई कंपनी। अब इनमें दोनों बड़ा सोच लीजिए आप कौन है वैसे। कंपनी नॉर्मली प्रोवाइडर बड़ा होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे रिसीवर बड़ा हो जाता है आपका। वो अलग अलग एजेंट से रिकवर करे या एक बार कंपनी से रिकवर कर ले। गवर्नमेंट के पास ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? कंपनी से। तो इसलिए रिवर्स चार्ज बनाए जाते हैं आपके। लीग से हटके बात इसलिए की जाती है कि गवर्नमेंट को सहूलियत होती है उसमें आपके। समझ में आ रही बात आपके? तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में रिवर्स चार्ज किस पे लग जाएगा? कंपनी को पर लग जाएगा। रिसीवर कंपनी है, लेकिन टैक्स तब भी कंपनी को देना पड़ेगा। तो द इंश्योरर और री इंश्योरर प्रोवाइडिंग सच सर्विस। सेकंड और थर्ड एक ही बात है।